हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फीडबैक होम्योस्टैसिस रेगुलेशन। होम्योस्टैसिस क्या होता है? हमारी बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो होम्योस्टैसिस का ये सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, इसको किस तरह से रेगुलेट करती है हमारी बॉडी, इसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको पता है कि जो होम्योस्टैसिस है, मतलब जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम है, उसमें 3 सिस्टम्स होते हैं, मतलब उसके 3 कंपोनेंट्स होती हैं। एक रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है इफेक्टर। जो रिसेप्टर होता है, ये हमारी बॉडी में जो भी चेंज होता है उसको ये सेंस करता है, मतलब इसको वो सिग्नल मिलता है और ये उस सिग्नल को भेजता है कंट्रोल सेंटर को, यानी कि ब्रेन को। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक रीजन होता है जो कंट्रोल सेंटर का काम करता है होम्योस्टैसिस के प्रोसेस में। अब मान लीजिए जो रिसेप्टर है वो नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स ने उस स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट किया, उसको सेंस किया और उसको भेज दिया कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर वो जगह होती है जिसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है हमारी बॉडी का, कि कौन सी जगह पे कितना जो वैल्यू है वो काम करती है और नॉर्मल वैल्यू क्या है। अगर कोई भी वैल्यू जो है कम या ज़्यादा हो जाती है तो उस वैल्यू को किस तरह से नॉर्मल लाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो कंट्रोल सेंटर के पास होती है। तो उस स्टिमुलस से जो चेंज आया बॉडी में, उसको किस तरह से ठीक करना है और कितनी वैल्यू तक उसको ठीक करना है, मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारी बॉडी की और किस तरह से हम उस चेंज को नॉर्मल वैल्यू तक ला सकते हैं, वो सारा बताएगा कंट्रोल सेंटर। तो ये इस मैसेज को भेजेगा इफेक्टर को। अब इफेक्टर क्या करेगा, उस मैसेज के ऊपर काम करेगा, मतलब उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा। तो ये किस तरह से काम करेगा, ये उन इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड करेगा या तो उस स्टिमुलस को इंक्रीज करके या फिर उस स्टिमुलस को डिक्रीज करके। ठीक है, तो इस तरह से ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। तो इस तरह से जो ये सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, इसको हम बोलते हैं फीडबैक होम्योस्टैसिस रेगुलेशन मैकेनिज्म। मतलब किस तरह से हमारी बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है, हमारी बॉडी में जो भी चेंज होते हैं, तो उस मैकेनिज्म को नाम दिया गया है फीडबैक होम्योस्टैसिस रेगुलेशन मैकेनिज्म। ये फीडबैक होम्योस्टैसिस रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है, ये 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आज की वीडियो में हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कवर करेंगे। इसके कुछ एक तो एग्जाम्पल को लेकर हम इसको समझेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए काम करता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग का। आपको अगर कभी भी चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे चोट लगती है वहाँ से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो वाउंड है वो, मतलब वहाँ से खून निकलने लगता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जहाँ से खून निकल रहा होता है वहाँ पर कुछ ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है, वो वहाँ पर आकर जमा हो जाता है और वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है, मतलब वो थिक होने लग जाता है और वहाँ पर जो ब्लड वेसल जो रप्चर हुई है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, उस एरिया को वो क्लोज कर देता है। ठीक है, तो जब वो एरिया बंद हो जाता है, वहाँ से जो ब्लीडिंग का जो जगह है वो क्लोज हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा जो जख्म हुआ है वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती है, तो जो ब्लड वेसल, मतलब जो वाउंडेड एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं। ठीक है, मतलब उन सब्सटेंसेस को रिलीज करने के बाद वहाँ पर एक क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है, इसमें कौन रोल प्ले करता है, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारी ब्लड में, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर आकर जो है वो जमा होते रहते हैं। मतलब जो प्लेटलेट्स है ये वहाँ पर इकट्ठे हुए और इन्होंने केमिकल रिलीज किए, जिन केमिकल की वजह से और ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है वो इसकी तरफ जो है वो आने लग गए
और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स जो है वो एकोमुलेट हो गए, और जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स यहाँ पे एकोमुलेट होंगे उतनी ज़्यादा वो केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटलेट्स हैं उनको वो क्लॉट वाली लोकेशन पे इकट्ठा कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ब्लीडिंग वाला एरिया है वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि वो उस जगह को ब्लॉक कर देंगे क्लॉट की फॉर्मेशन से। अब प्लेटलेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उस एरिया को सील कर दिया, और सील करने के बाद जो ब्लीडिंग थी वो रुक गई। तो जब तक ब्लीडिंग वहाँ से रुक नहीं जाती तब तक जो प्लेटलेट्स है ये कंटिन्यू सब्सटेंसेस को रिलीज करते रहते हैं, मतलब ये सिक्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है वो उसकी तरफ आते हैं, और फटाफट जो है वहाँ पर जो ब्लीडिंग वाला एरिया है उसको वो वहाँ से ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये काम करता है। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्टिमुलस हमारे को बॉडी में रिसीव होता है ये उस स्टिमुलस को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब हमारी बॉडी में जहाँ पे जख्म हुआ तो उस जगह से क्या हुआ, वहाँ से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज हुए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, मतलब क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वहाँ से कुछ जो है सब्सटेंसेस रिलीज हुए, उन सब्सटेंसेस ने बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटलेट्स है वो वहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले जो है बहुत कम अमाउंट में वो केमिकल रिलीज होता था, और उसके बाद जब और ज़्यादा प्लेटलेट्स आए तो वो, मतलब पहले 2-4 प्लेटलेट्स थे तो उन्होंने कम अमाउंट में उस केमिकल को रिलीज़ किया। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गए तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ होने लगे, मतलब पहले जो स्टिमुलस था वो कम था, और लेकिन बाद में वो स्टिमुलस और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से हम इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि ये जो स्टिमुलस हमारी बॉडी में जनरेट हुआ है ये उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है उसको कम किया जाता है, उस टाइप के मैकेनिज्म को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस स्टिमुलस के ऊपर। मान लीजिए ये स्टिमुलस है, ठीक है, जो ये स्टिमुलस है जो इसको बढ़ावा देता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और जो इस स्टिमुलस को रोकता है, मतलब यानी कि कम करता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये रप्चर हो गई, मतलब इसमें ब्रेक हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये ब्रेक हुआ तो ब्लड वेसल जो है उसकी जो वॉल्स हैं, मतलब ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्रेक हुआ तो इसकी जो वॉल्स है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो मान लीजिए ये प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है ये वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब ये प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए तो इन्होंने वहाँ पर आकर क्या किया, केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ये जो रेड कलर में मैंने आपको डॉट डॉट दिखा रखे हैं, ये मान लीजिए ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं, मतलब ये सिक्रेट कर रहे हैं केमिकल्स। तो जो ये केमिकल्स है ये और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ इकट्ठा करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब ये केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं ये और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगे उतने ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होंगे। ठीक है, और उतने ज़्यादा और प्लेटलेट्स जो है वो वहाँ पर आकर्षित होंगे, और जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठा होंगे उतनी जल्दी जो क्लॉट का प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा, मतलब क्लॉटिंग जो है वो वहाँ पर जल्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा जो ब्लड वेसल जो रप्चर हुई थी वो जल्दी से वहाँ पर जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तो पहले जो ये प्लेटलेट्स हैं इन्होंने जो केमिकल रिलीज किए थे ये कम अमाउंट में थे। ठीक है, तो इन केमिकल्स ने और ज़्यादा प्लेटलेट्स को इकट्ठा किया और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ किए, तो इस वजह से क्या हुआ, जो स्टिमुलस है वो इंक्रीज़ हुआ। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में जो क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो काम करता है।
और इस तरह से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर क्या करते हैं, उस एरिया को जो है जहाँ पे जख्म हुआ है उस एरिया को वो सील कर देते हैं और इस वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। इसका सेकंड एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि पार्ट्यूशन रिफ्लेक्स या फिर चाइल्ड बर्थ। जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या होता है, मतलब जब प्रेगनेंसी जो है वो पूरी हो जाती है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो एंड हो जाता है, उस टाइम पे जो हेड है फीटस का वो जोर डालता है सर्विक्स के ऊपर, मतलब वो डिलीवरी के लिए तैयार है। तो उस वजह से जो फीटस है वो हमारे जो वेजाइनल रीजन में क्या होता है, सर्विक्स होता है, सर्विक्स के ऊपर वो जोर डालता है, वो वहाँ पर उस साइड को आने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब सर्विक्स के ऊपर जो जोर डालना शुरू किया उस फीटस ने, उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया जाता है पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, मतलब उसको कंट्रोल सेंटर को भेज दिया उस इंफॉर्मेशन को। अब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उसने स्टिमुलेट कर दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, उसने सिक्रेट किया ऑक्सीटोसिन, मतलब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है, वो इस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसने सिक्रेट कर दिया ऑक्सीटोसिन का जो अमाउंट है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो ऑक्सीटोसिन है इसने मायोमेट्रियम पर जाकर एक्ट किया। अब जो ये मायोमेट्रियम पर इसने एक्ट किया, मतलब वो स्टिमुलेट कर दिया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और जिसकी वजह से जो सर्विक्स है, मतलब जो फीटस सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, उस प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो स्टिमुलस था उसको इंक्रीज किया गया, यानी कि जो इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है होम्योस्टेसिस का वो कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस तरह से जितना ज़्यादा प्रेशर जो सर्विक्स के ऊपर पड़ेगा उतनी जल्दी जो वो फीटस है वो डिलीवर हो जाएगा, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक वो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालता रहेगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो लगातार रिलीज होता रहेगा। तो इस प्रकार से जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, यानी कि पार्चुरेशन जो रिफ्लेक्स है उसमें भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि जब मतलब थर्ड जो ट्राइमेस्टर है वो एंड हो गया, मतलब जो डिलीवरी का टाइम है वो आ गया, प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो एंड हो गया, तो उस टाइम पे जो हेड है फीटस का वो प्रेशर डालेगा सर्विक्स के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, रीड करेगा, और उसको किस तरह से निपटना है, मतलब उस सिचुएशन से वो बताएगा वो इफेक्टर को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो जो है जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, वो मायोमेट्रियम के ऊपर जाकर एक्ट करेगा, और जो है मायोमेट्रियम क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और जिसकी वजह से जो फीटस है वो और ज़्यादा प्रेशर जो है वो डालेगा सर्विक्स के ऊपर। जब तक की डिलीवरी नहीं होती तब तक जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो लगातार रिलीज होता रहेगा, और जो है फीटस जो है वो प्रेशर डालता रहेगा सर्विक्स के ऊपर। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, जो स्टिमुलस है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि जो है हमारी बॉडी में जो चेंज आया है उसको उससे निपटा जा सके। ठीक है, मतलब उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सके। ठीक है, तो जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता तब तक जो है स्टिमुलस है वो लगातार इंक्रीज होता रहेगा। तो इसमें जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है वो कौन सा काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।